Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science, and today we are going to discuss about the act. Or today, the first act we are going to discuss in this particular unit, that is 6th unit. में जो हम पहला एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, that is the Environment Protection Act 1986. ये लेक्चर 61 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्ट के बारे में. तो चलिए देखते हैं. पहले सबसे पहले कि रेफरेंसेस पार्ट मैंने कहाँ से पीपीटी बनाई है. 2 बुक्स है. You can follow this book for the more information, and you can go through the link for more detailed information about the act. Now, talking about the other n number of act and various act have been enforced by the government of India to protect our natural resources and environment. So in order to protect our natural resources and environment, the government of India has enforced many or various acts. So these acts basically are formulated by the apex body, that is a central government board, and this act basically implemented by the state government. तो जितने भी एक्ट है उनका जो फॉर्मुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है. तो चलिए आज चलते हैं, पहले एक्ट के बारे में पढ़ते हैं. टुडे द फर्स्ट एक्ट दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. इसको ईपी एक्ट भी बोलते हैं, EPA. एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली लॉन्च इन 1986. 19 नवंबर 1986 में लॉन्च हुआ था, एंड दिस एक्ट वाज पास टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एंड एज देयर वाज अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द डिटोरेटिंग स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा था. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिटोरेटिंग स्टेज ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस एक्ट वाज पास्ड. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू स्टडी, प्लान, इम्प्लीमेंट द लॉन्ग रिक्वायरमेंट ऑफ environment safety, direct coordinate system of appropriate response to emergency threatening the environment. तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी इन्वायरमेंट सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी हैं स्टडी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को स्टडी करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, और इमरजेंसी जितनी भी थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट कंडीशन है उसको इमरजेंसी को समझना, उसको रिस्पॉन्स करना एप्रोप्रिएट. इसी रिलेटेड मीन्स ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ईपी एक्ट बेसिकली क्या था कि इन्वायरमेंट की सेफ्टी और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना था. And we need to implement this act much and most aggressively if our environment will be protected. तो इस एक्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था. वेस्टेज बढ़ रहा था, पोल्यूशन बढ़ रहा था, एंड द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द एटमॉस्फेयर. गैसेस, हार्मफुल गैसेस बढ़ रही हैं, हार्मफुल केमिकल्स बढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में. द एक्वेटिक जो पानी का इकोसिस्टम है, इट लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन एंड फूड लॉस ऑफ स्पीसीज. तो कई तरह की स्पीसीज खत्म हो रही थी, एज वेल एज फूड चेन disrupt हो रही थी due to this pollution. And in order to protect this all the atmosphere and all the environment, we need some such kind of act. The Environment Protection जो एक्ट है 1986 is not only is an important constitutional implication but also international background. ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इंटरनेशनली बैकग्राउंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट था. एज दिस बेसिकली इस एक्ट में जो बेसिकली जो मेन स्पिरिट ऑफ प्रोक्लेमेशन बेसिकली इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन 1972 में इस एक्ट के रिलेटेड काफी स्टेप ली गई, जिसमें कि बताया गया कि हमें कई तरह की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने पड़ेंगे रिगार्डिंग टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट. एंड अदर नेशनल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को, जिसको हमने नेशनल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ये नीड पता हुई कि हमें वी नीड टू सच काइंड ऑफ एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एंड वी शुड हैव टू गिव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिकम अ वेरी नेशनल प्रायोरिटी इन 1970. तो ये बेसिकली स्टॉकहोम में जो मीटिंग हुई थी उसके थ्रू हमें पता चला, और ये एक्ट में इसमें कुछ स्टेप लिए गए हैं रिगार्डिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. तो ये ईपी एक्ट था, एंड द प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, उसी से रिलेटेड इसको एक्ट को बनाया गया था. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इस एक्ट का सबसे मेन था डिफाइन एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. तो जो इन्वायरमेंटल कंजर्व करना, उसके पॉइंट व्यू को समझना कि इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे करना, उसको क्लियरली डिफाइन करना इज बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया कि व्हाट इज द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्टेप एंड डिफाइनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉप स्टेप. तो उसको बताया गया, इसके कॉन्सेप्ट को समझाया गया. आइडेंटिफाई द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एरिया विच थ्रेटन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम. और आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से ऐसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो एरियाज जहाँ लाइफ सपोर्ट या लाइफ को सपोर्ट या लाइफ की सर्वाइवल को मुश्किल कर रहे हैं. मीन आइडेंटिफाई करना दोज एरिया विच आर वेरी थ्रेटनिंग द लाइफ सिस्टम.
एंड इनोवेटिंग द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव, तो कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव को इनोवेट करना और ज्यादा आइडेंटिफाई करना कि हम क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन कंजर्व, इनोवेटिंग करना, इंक्लूडिंग द फ्रेमवर्क फॉर द इवॉल्विंग द नेशनल स्ट्रेटजी बाय डिफरेंट कंट्री इन ऑपरेशनल प्लान्स। तो इसमें बेसिकली एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि नेशनल स्ट्रेटजी क्या सोचती है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, ताकि हम एक ऑपरेशनल प्लान तैयार कर सके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे। व्हाट आर द मेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट? अनइकोनॉमिकल मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल लाइक लैंड फिलिंग और इंसिनरेशन मस्ट बी रिड्यूस टू मिनिमम। तो इसमें बेसिकली स्टेप लिए गए कि इस पर्टिकुलर एक्ट में कि जितने भी हम वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में हम वेस्ट को लैंड फिल कर देते हैं, उस एरिया को वेस्टेज से भर देते हैं, या उस वेस्टेज को इंसिनरेशन करते हैं, मीन्स उसको जला देते हैं, तो इस प्रोसेस को हमें बहुत कम करना पड़ेगा, अनइकोनॉमिक मेथड को रिड्यूस करना पड़ेगा, विच इज यूज बाय द वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक एंड प्लान फॉर द एप्रोप्रिएट डिस्पोजल। तो एप्रोप्रिएट डिस्पोजल टेक्निक को यूज करना पड़ेगा ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन hazardous method from a chemical industries must be implemented strictly monitored। तो बेसिकली एप्रोप्रिएट डिस्पोजल की एप्रोप्रिएट टेक्निक को यूज करना जो हैजार्डियस ना हो, जो हैजार्डियस वेस्टेज जो नहीं है उसके लिए यूज करना। एंड एवरी कम्युनिटी शुड बी ऑर्गेनाइज एंड स्टेबिलिंग प्रोग्राम ऑन द एजुकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द वेस्टेज एंड द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नॉन यूटिलाइजेज हैजार्डियस मटेरियल। तो बेसिकली हर एक कम्युनिटी को, हर एक जितने एरिया में एक इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना जिसमें पीपल को अवेयर कराना। ये पर्टिकुलर सेक्टर में बताया गया था कि कुछ मेजर्स लिए गए थे कि हाउ कैन वी कैन अवेयर द पीपल अबाउट थ्रू द एजुकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड द प्रॉपर डिस्पोजल फॉर द नॉन हैजार्डियस काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये सब स्टेप लिए गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट में। अनदर स्ट्रेटेजी एंड मेजर दैट हैज बीन टेकन अंडर दिस स्टेप एक्ट, दैट इज अ गोल ऑफ एवरी सोसाइटी शुड बी रीच अ लो वेस्ट और नो वेस्ट सोसाइटी। तो हर एक गोल, एक सोसाइटी का ये गोल होना चाहिए कि हाउ वी कैन रीच टू द गोल ऑफ लो वेस्ट एंड नो वेस्ट सोसाइटी बनानी है। हमें कम से कम वेस्टेज करना है, सोसाइटी में वेस्टेज को कम से कम करना है, ये लो करना है। एंड द प्रोविजन फॉर द इन्वायरमेंट ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। द लाइक the Environment Protection Act 1986 has also made the provision for the environmental audit. Audit means checking whether or not the company is complying with the natural environmental laws and regulation। तो इस पर्टिकुलर ऑडिट में ये देखा गया था कि जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है, क्या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी है कंपनी जो है, क्या वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के इन्वायरमेंटल के जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रही नहीं कर रही। तो इससे पता चल जाएगा कि इफ द कंपनी और इंडस्ट्रीज इज following the environmental laws and regulation in a appropriate manner, it means that environmental auditing करवाना बहुत जरूरी है in order to protect the environmental protection, in order to do the protection। There are some another important feature of this act, that is a this act, इस act के कुछ important feature है। ये act का काम क्या है? ये एक्ट में बेसिकली गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करती है ताकि वो ले डाउन करे प्रोसेस एंड सेफ गार्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट दैट हैज कॉज पॉल्यूशन एंड रेमेडियल मेजर इफ एक्सीडेंट अकर। तो ये बेसिकली एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि जितने भी प्रोसीजर और सेफ गार्ड रिलेटेड मेजर्स है, प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं, रेमेडियल्स जितने भी प्रोसीजर है वो ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सीडेंट हो सकता है। तो द गवर्नमेंट इज बेसिकली एम्पावर टू ले डाउन द रूल एंड प्रोसेस एंड सेफ गार्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट दैट काउज अ पोल्यूशन। तो जो भी एक्सीडेंट है जिसमें कि पोल्यूशन की चांसेस है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के पास ये ऑथराइज राइट होते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर स्टेप्स एंड प्रोसीजर ले सकती है regarding the prevention of accident। Now the second, under this act the government has a empower that has authority to close down the prohibit and regulate any industry and its operation if violate the provision of the act। इस एक्ट में बेसिकली जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है उनके पास ये राइट आ जाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को क्लोज डाउन कर सकती है अगर इंडस्ट्रीज वायलेट कर रही है कोई रूल को, या इंडस्ट्री कोई पर्टिकुलर लॉज को फॉलो नहीं कर रही, जैसे कि पर्टिकुलर वो इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रही कोई इंडस्ट्री वाइल मेकिंग देयर प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, वो सिर्फ पर्टिकुलरली उस इंडस्ट्रीज को प्रोहिबिट कर सकती है, क्लोज डाउन कर सकती है, इंडस्ट्री को बंद करवा सकती है, एज वेल एज उसके ऑपरेशन को क्लोज डाउन कर सकती है। ये इस पर्टिकुलर अथॉरिटी, इस पर्टिकुलर एक्ट में ये अथॉरिटी को राइट दिए गए हैं। अनदर, एनी पर्सन हु फेल टू कंप्लाई एंड कॉन्ट्रवीन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल विद। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने कि कुछ पर्टिकुलर जिस एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजन को फॉलो नहीं किया एंड फेल टू कंप्लाई और
इस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको यू कैन बी इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 5 years, तो आपको 5 साल के लिए जेल हो सकती है, एज वेल एज फाइन अप टू 1 लाख, तो 1 लाख तक आपको फाइन पड़ सकता है। एडिशनल फाइन भी पड़ सकता है 5,000 पर डे, अगर आप इंस्टेड आफ्टर you are you are doing such activity which is harmful for the environment and you keep doing for the entire period of the year, तो यहाँ पर आपको 5,000 पर डे आपको एडिशनल फाइन देना पड़ेगा इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्ट। The act fixes the liability on the person who is fixed directly in charge unless it is proved that the offense was committed without any such knowledge or the consent। तो यहाँ पर बेसिकली liability इस पर्टिकुलर पर्सन को कर सकती है जो कि डायरेक्टली इंचार्ज है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, उस पर्टिकुलर क्राइम का। अगर इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए कोई पर्टिकुलर पर्सन कमिटेड पाया जाता है, तो उसकी नॉलेज या उसकी बिना नॉलेज के लिए अगर वो कमिटेड पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ लाइबिलिटीज फिक्स हैं कि उनको कुछ लाइबिलिटीज होती है। एंड दिस act empower the officer of the central government to inspect site and collect sample of air। यहाँ पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होती है इस एक्ट के अंदर, जितने भी ऑफिसर्स हैं दे आर एम्पावर अंडर दिस एक्ट दैट दे कैन कलेक्ट एंड इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज in order to get the sample of air, वाटर, सॉइल एंड अदर मटेरियल फॉर द टेस्टिंग। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अलग तरह की किसी भी पोल्यूशन की टेस्टिंग के लिए वो इंस्पेक्ट कर सकती है, उसकी वहाँ के पर्टिकुलर मटेरियल का सैंपल कलेक्ट कर सकती है। तो ये पावर इस पर्टिकुलर एक्ट में मिले गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। एज वेल एज दिस एक्ट is also comprehensive legislation with the power for central government and to act directly without interference from the रेगुलेटरी अथॉरिटी और एजेंसी। तो ये पर्टिकुलर एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो एक अम्ब्रेला काइंड ऑफ एक्ट है जिसमें कि हर तरह की चीज़ें आपको आती है, एज वेल एज इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है और इसमें कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी और एजेंसी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको फीचर्स बताए, एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया इस एक्ट में। तो आई होप यू गेट एन अंडर आइडिया दैट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली क्या करता है। ये आपको कई तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरह की अपने एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरह के रूल्स एंड प्रोसीजर यूज कर सकती है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। एज वेल एज दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो गिव द स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड इन्होंने बनाया टू फॉलो द गाइडलाइन, like like they can advise the industries for treating the wastewater and gases with the best available technique to achieve the prescribed standard। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑल्सो कुछ प्रोविजन प्रोवाइड है इस पर्टिकुलर एक्ट में। स्टेट गवर्नमेंट को साथ ही साथ ये प्रोवाइड है कि इंडस्ट्री जो है उसको रिसाइकिल एंड रीयूजिंग पे, वेस्टेज पे फोकस किया जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस किया गया। एज वेल एज इस पर्टिकुलर एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैव एम्फेसिस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लीन टेक्नोलॉजी बाय द इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द जनरेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये इस पे पर्टिकुलर फोकस किया गया। तो ये एन नंबर ऑफ स्टेप हैज बीन टेकन अंडर दिस प्रोटेक्शन एक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।